गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम एमएससी का जो यूनिट है नियोटेनी, बायोलॉजी ऑफ कोडेटा की यूनिट है नियोटेनी के नाम से। नियोटेनी, देखो एक्चुअल में नियोटेनी है क्या? ये मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड है। बहुत से ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं कि उनमें एडल्ट में लार्वा के गुणों को धारण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी एक्वेटिक एनिमल के एडल्ट्स में लार्वा के गुणों को धारण करने की प्रवृत्ति और इनमें लार्वा के गुण पाए जाते हैं, या कुछ लार्वा बिना मेटामॉर्फोसिस के ही मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। यह प्रोसेस नियोटेनी कहलाती है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम कोई भी लार्वा है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो, लार्वा से एडल्ट में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अगर लार्वा टू एडल्ट में कन्वर्ट, अगर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया प्रेजेंट नहीं हो और ये लार्वा में ही सेक्सुअली मैच्योरिटी उत्पन्न हो जाए, अर्थात अगर वो लार्वा अवस्था में ही एडल्ट के गुण दर्शाने लग जाए, जैसे रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियोटेनी। अर्थात लार्वल अवस्था एडल्ट अवस्था में न बदलकर इस लार्वल अवस्था में ही सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है, लैंगिक परिपक्वता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो लार्वा अवस्था में ही जनन क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी। उसको किसकी श्रेणी में रखा जाता है? नियोटेनी की श्रेणी में रखा जाता है। नियोटेनी कुछ एनिमल्स ग्रुप में डेवलप तथा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ये सभी ग्रुप में, सभी लार्वा में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर लार्वा के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे लैक ऑफ आयोडीन, यानी जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में अगर आयोडीन की कमी है, किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि उसमें यानी लार्वल अवस्था में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक वो लार्वा अवस्था में ही बना रहता है और उसमें लार्वा अवस्था में ही जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और यदि एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल हो जाए, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आयोडीन यानी कुछ समय पश्चात अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर ठीक से लागू हो, सही रूप से चालू रहे, यानी वापस बदल जाए उसके अकॉर्डिंग, लार्वा के अकॉर्डिंग अगर बदल जाती है, तो ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा से एडल्ट में नहीं बदल रहा, इसका मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो इन्वायरमेंट उसके लायक नहीं है। अगर उस इन्वायरमेंट को वापस उसके लायक अगर बना दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाए, तो 100% वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, नियोटेनी बहुत से ग्रुप होते हैं, जैसे प्रोटोकोडेट्स, ठीक है, एम्फीबियंस, वर्टिब्रेटेड, लॉन्ग फिशेस में देखने को मिलती है। हम नियोटेनी का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नियोटेनी किसमें पाई जाती है। मैं वापस बता दूं, नियोटेनी एक्चुअल में होता क्या है कि जब लार्वल अवस्था यानी लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा, मेटामॉर्फोसिस
की क्रिया के द्वारा किससे बदलता है? एडल्ट में। और अगर लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं हो लार्वा में लंबे समय तक अगर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया विधि नहीं हो तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी उत्पन्न कर लेता है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, और लैंगिक रूप से परिपक्व होते ही क्या स्टार्ट कर देता है? रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और यही अवस्था क्या कहलाती है? नियोटेनी। क्या कहलाती है? नियोटेनी। ठीक है ना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं एम्फीबिया में। किसमें पढ़ेंगे? एम्फीबिया में। एम्फीबिया में नियोटेनी। एम्फीबिया नेचुरल रूप से एम्फीबिया क्लास की कई जातियां स्पेशली एम्बाइस्टोमेटेड, ठीक है, वे प्रोटीन यानी इनमें सेलामेंडर, इसमें क्या होता है? सेलामेंडर में नियोटेनी प्रेजेंट होती है। इसमें इसका एक एग्जाम्पल है सेलामेंडर। इसमें नियोटेनी पाई जाती है। सेलामेंडर एक एम्फीबियन है जिसके अंदर नियोटेनी पाई जाती है। यानी सेलामेंडर अदर एम्फीबियन एनिमल्स के कंपैरिजन में, अदर एम्फीबियंस एनिमल्स के कंपैरिजन में अपने लार्वा अपने लार्वल कैरेक्टर्स को चिर स्थायी रखते हुए, यानी नियोटेनी रखते हुए लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो होता है एक्सोलेटल लार्वा। कौन सा होता है? एक्सोलेटल लार्वा। ठीक है। ये लार्वा जहां पर रहता है, जैसे मान लीजिए कि समुद्र में रह रहा है, इस जगह पर रह रहा है, अगर उसमें आयोडीन, इसमें किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है, लो, आयोडीन लो है। इस एरिया में एक्सोलेटल लार्वा जो सेलामेंडर का है, ये इसमें आयोडीन की कमी है। और आयोडीन की कमी है तो सीधी सी बात है कि इसकी लार्वल जो टीएस यानी थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, वो टी यानी T4 हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाती। किस हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगी? T4 हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगी। और अगर T4 हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन ही एम्फीबिया जंतुओं के अंदर, हमने जिस प्रकार से फ्रॉग में पढ़ा है, एम्फीबिया जंतुओं के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रूप से सीक्रेट है तो क्या होगा? एम्फीबिया के अंदर इजी वे के अंदर क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक सेक्सुअली रूप से, यानी अगर इसे इस आयोडीन की कमी है तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सेक्सुअली रूप से मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा एडल्ट में तो कन्वर्ट नहीं होना। यानी ये एडल्ट में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। और थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होगा? समुद्र के अंदर पानी में जो आयोडीन होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एनिमल, और वो आयोडीन ही अगर कम है तो वहां पर किसी प्रकार की मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी।
अतः एक सेक्सुअली रूप से मैच्योर एक्जुलेटर 18 से 24 मंथ का होता है तथा इसकी लेंथ लगभग 15 to 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 to 45 सेंटीमीटर। ठीक है। एक्जुलेटर लार्वा प्रारूपी रूप से सैलमेंडर लार्वा की तरह लवणीय यानी लार्वी लक्षणों को शो करता है। एक्सटर्नल इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्लोन दरारें इसमें प्रेजेंट होती है। पार्श्व संपीड़ित टेल होती है। हेड से लेकर टेल तक पुच्छी फिन प्रेजेंट होते हैं। इसका हेड चौड़ा होता है। ये सारे इस लार्वा के लक्षण हैं। ये सारे क्या है? इस लार्वा के लक्षण प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देखिए, यानी जिन लार्वा जिन पहाड़ी यानी घाटी क्षेत्रों में यानी जिन जिसे हम बोलते हैं, देखो मेनली रूप से ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी इसकी देखते हैं तो मैक्सिको और न्यूयॉर्क, इसमें मैक्सिको और न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के जिन पहाड़ी झीलों के अंदर ये पाया जाता है, वहां पर उन पहाड़ी के झीलों में आयोडीन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आयोडीन की। और अगर आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी, और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी तो ये लार्वा कभी भी एडल्ट सैलमेंडर में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर यदि इस लार्वल स्टेज में यानी अगर ये लॉन्ग टाइम तक लार्वल स्टेज में ही रहता है तो इसमें गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? गोनेड्स। ठीक है। और ये एडल्ट की तरह ही रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, यानी लार्वा के द्वारा एडल्ट की तरह ही रिप्रोडक्शन करने। ठीक है। और इस टाइप के जनन से लार्वा से लार्वा की ही उत्पत्ति होती है। क्या होती है? लार्वा से ही लार्वा की उत्पत्ति होती है। इसे ही नियोटेनी कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए इस लार्वा जिस पानी के अंदर किसकी कमी है? आयोडीन की। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से इसके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दें, किसका इंजेक्शन दें? थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दें तो मेटामॉर्फोसिस आर्टिफिशियल भी हम करा सकते हैं। ठीक है ना। अतः इन एनिमल्स के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होना जरूरी है, और थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है थायराइड ग्लैंड के इस पार्ट से सिक्रेटेड TSH हार्मोन के निर्देश में। ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर वर्क करता है, और जिससे क्या होता है? T3 और T4 हार्मोन का संश्लेषण बढ़ता है। अब ये काम तो कर रहा है यहाँ पे TSH, लेकिन T4 जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरी होती है। आयोडीन की जरूरत होती है, और वो आयोडीन कहाँ पर मिलता है? जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है। जैसे हम हैं, हमारे में साल्ट के मिक्स के अंदर आयोडीन जाती है। अगर हम आयोडीन ही नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन का ही संश्लेषण नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी एक्टिवेट हो। तो यहाँ पर क्या होता है? जिस एनवायरमेंट में ये लार्वा रहता है उस एनवायरमेंट में ही ऑलरेडी आयोडीन की कमी होती है। अतः लार्वा के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता है तो 101% क्या होगा? लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी, और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी तो वो कभी भी लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और लंबे समय तक अगर वो लार्वा अवस्था में ही बना रहता है तो उसके अंदर गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं, और वो एडल्ट की तरह ही लार्वल अवस्था में रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम नियोटेनी कहते हैं। अगर हम उस लार्वल स्टेज के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन को आर्टिफिशियल कंडीशन में उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो
ऑटोमेटिकली वापस मेटामॉर्फोसिस की क्रिया स्टार्ट कर देगा और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा जो नियोटेनी जो चैप्टर है उसके अंदर हम एम्फीबियमी नियोटेनी पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम सैलामेंडर, और सैलामेंडर का जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं एक्सोलेटल लार्वा। ठीक है, और ये यानी एम्फीबिया के अंदर जो कंट्रोल होता है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया वो हार्मोनल कंट्रोल होता है, और वो भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ही मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कंट्रोल होती है। अतः ये एक हमारा चैप्टर है नियोटेनी, ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, जय हिंद।